नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवीजन करेंगे 1 से लेके 115 तक के सेक्शन के लिए। अगर आप रात को सोने के वक्त 10 या 15 दिन तक ये वीडियो सुनते रहेंगे ना, देखेंगे भी नहीं तो चलेगा, सुनते रहेंगे ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके लिए 150 मार्क की एग्जाम इजी हो जाएगी। कैसे 150 मार्क? पेपर 1 कंप्लीटली एंड पेपर 2 में हाफ केस स्टडी, क्योंकि मैं यहां पर बताने वाला हूं सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड, साथ में फॉर्म नंबर और उसके साथ में जो एसोसिएटेड टाइमलाइंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं आप और साथ में मेरे व्यूज पर डे के 1000 आ रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 टाइटल के बारे में बात है ना। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सारी वहां पर है। सेक्शन नंबर 3 नॉन पेटेंटेबिलिटी। अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सेक्शन नंबर 3 से A to P ग्राउंड याद कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 3 से। सेक्शन नंबर 4 एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन नहीं हो सकता है। सेक्शन नंबर 5 ओमिटेड। सेक्शन नंबर 6 पर्सन एंटाइटल्ड, कौन फाइल कर सकता है पेटेंट्स को। सेक्शन नंबर 7 फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर 8 अंडरटेकिंग, अगर कोई इंडिया से बाहर फाइल कर रहा है पेटेंट तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको वो इंफॉर्मेशन इंडिया के कंट्रोलर को देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 3 फाइल करके, और 6 महीने की टाइमलाइन दोनों आ गई ना, देख लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने के 12 महीने के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया जा सकता है, फॉर्म नंबर 2। ये बात आई सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 10 यहां पर भी स्पेसिफिकेशन की बात है, फॉर्म नंबर 2 तो आएगा ही। साथ में बायोलॉजिकल मटेरियल की जो रेफरेंस है उसको 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के 3 महीने के अंदर अंदर देना है, और बायोलॉजिकल मटेरियल को डिपॉजिट करना है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में, वो एप्लीकेशन करने से पहले। और साथ में सेक्शन नंबर 10(5) बता रहा है कि फॉर्म नंबर 5 फाइल करना है मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप कितने दिन में? 1 महीने में। कब? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से 1 महीने में। सेक्शन नंबर 10 हो गया। सेक्शन नंबर 11 प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम। क्लेम की मल्टीपल प्रायोरिटीज रह सकती है, क्लेम 1 की प्रायोरिटी कुछ अलग, क्लेम 2 की कुछ अलग। सेक्शन नंबर 11A पब्लिकेशन, फॉर्म नंबर 9 अर्ली पब्लिकेशन के लिए फॉर्म नंबर 9 फाइल किया ना अगर एप्लीकेशन के साथ, तो 1 महीने में पब्लिश हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और पब्लिकेशन से ही सारे डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, फाइलिंग से नहीं। साथ में फॉर्म नंबर 29, जी हाँ ये तो मैं बताना भूल गया, फॉर्म नंबर 29 किसके लिए? विड्रॉवल फॉर्म। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल की और किसी को पब्लिश नहीं करवानी है तो 15 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 29 फाइल करके विड्रॉ कर ले अपनी एप्लीकेशन को। सेक्शन नंबर 11B रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, 48 मंथ फाइलिंग से 48 मंथ के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 18 फाइल करके। और 18A अभी जो नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है ना एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, वहां पर एक फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए एप्लीकेशन में या फिर स्टार्टअप हो, तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 जो है एग्जामिनेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 13 एंटीसिपेशन के बारे में। अगर पहले कहीं पर भी यूज हुआ है, कोई जगह पर दिखा है, तो वो एंटीसिपेट करेगा आपकी एप्लीकेशन को, आपकी एप्लीकेशन फाइल करने नहीं देगा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि एंटीसिपेशन है क्या। सेक्शन नंबर 14 फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो रिप्लाई करना होता है ना, वो 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है। अगर नहीं हुआ तो और 3 महीने ऐड कर सकते हो बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। ये लिखा है सेक्शन नंबर 14 में, याद करने के लिए। सेक्शन नंबर 15 से लेके 20 पावर ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास पावर है, क्या पावर है? कि वो स्पेसिफिकेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं या अमेंड करवा सकते हैं सेक्शन नंबर 15 के तहत। सेक्शन नंबर 16 के तहत डिविजनल एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर एक ही एप्लीकेशन के अंदर 2-3 इन्वेंशन है तो सभी को काट काट के डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं सेक्शन नंबर 16 के तहत। सेक्शन नंबर 17 के तहत पोस्ट डेटिंग की बात की गई है, 6 महीने तक पोस्ट डेटिंग की जा सकती है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को। सेक्शन नंबर 18 अगेन पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। सोचो कि दोनों एक ही इन्वेंशन की पेटेंट एक ही टाइम पे या एक ही दिन पे फाइल हुई है, तो वहां पर कोई एंटीसिपेशन नहीं होगा।
सोचिएगा इसके बारे में एक बार फिर से। ये है पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 19 पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, यानी दूसरे की पेटेंट का यूज किए बगैर उसकी पेटेंट लिखी नहीं जा सकती है, तो रेफरेंस डालना पड़ेगा उसकी पेटेंट में। सेक्शन नंबर 20 सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 6। सेक्शन नंबर 21 अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, जैसे अभी कोविड आया था, तो उस केस में एफईआर का रिप्लाई और एक्सटेंड किया जा सकता है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 22, 23, 24 ओमिटेड। सेक्शन नंबर 25 ऑब्जेक्शन, 25(1) प्री ग्रांट ऑब्जेक्शन, कैसे कोई भी पर्सन 7A फॉर्म फाइल करके प्री ग्रांट ऑपोजिशन ले सकता है ग्रांट से पहले, इसीलिए उसको कहा जाता है प्री ग्रांट। और सेक्शन 25(2) पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, सेक्शन फॉर्म नंबर 7 फाइल करके एनी पर्सन इंटरेस्टेड वही सिर्फ फाइल कर सकता है फॉर्म नंबर 7, और 1 बरस के अंदर अंदर ग्रांट पब्लिश होने के 1 बरस के अंदर अंदर वो ऑपोजिशन करवा सकता है। और ओपोजिशन का जो कमिटी है वो भी कंस्टिट्यूट होगा बाय कंट्रोलर, 25(3) में लिखा हुआ है। तो ये हो गई बात सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन नंबर 26 में फॉर्म नंबर 12 किसके लिए, रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग या पेटेंट ऑफ ओपोनेंट भी यहाँ पर कहा जाता है। सेक्शन नंबर 27 ओमिटेड। सेक्शन नंबर 28 मेंशन ऑफ इन्वेंटर, कौन सा फॉर्म रहेगा, फॉर्म नंबर 8 यहाँ पर। सेक्शन नंबर 29 ये एंटीसिपेशन नहीं है। क्या एंटीसिपेशन नहीं है, मेरी एप्लीकेशन है, मैंने फाइल की, उससे पहले किसी और पर्सन ने बिना मेरी परमिशन के और बिना मेरी नॉलेज के वही एप्लीकेशन कहीं न्यूज़पेपर पे या रिसर्च पेपर पे डाल दी, तो वो एंटीसिपेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे इजाजत के बगैर उसने डाल दिया है। तो सेक्शन नंबर 29 नो एंटीसिपेशन इन सच केस। सेक्शन नंबर 30 अगर गवर्नमेंट यूज करती है एप्लीकेशन को पहले या पेटेंट को, तो वहां पर भी एंटीसिपेशन नहीं है फाइल करने से पहले। सेक्शन नंबर 31 डिस्प्ले करते हैं अगर, जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है ना जहां पर ऑफिशियल गेजेट में उसका नाम लिखा जाता है, तो उस केस में कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है। 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो डिस्प्ले करने के 12 महीने के अंदर अंदर पेटेंट फाइल कर दी जाए तो। 32 पब्लिक वर्किंग यानी प्रायर वर्किंग, पहले अगर वर्किंग चेक कर लिया है और उसके बाद में पेटेंट फाइल किए मगर 12 महीने के अंदर अंदर पब्लिक वर्किंग से, तो वहां पर भी एंटीसिपेशन नहीं है। सेक्शन नंबर 33 पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया, फिर रिसर्च पेपर डाला या न्यूज़पेपर में आ गया वो पब्लिकेशन या वो प्रोडक्ट, फिर कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है क्योंकि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल्ड है। सेक्शन नंबर 34 कहता है कि 29 से 32 के बीच में कोई भी एंटीसिपेशन नहीं है, कोई भी एंटीसिपेट नहीं करेगा, भले ही वो एक्टिविटी पहले हो चुकी हो मगर वो एंटीसिपेट नहीं करेगी, पेटेंट फाइल हो सकती है। सेक्शन नंबर 35 सिक्योरिटी डायरेक्शन, डिफेंस के अगर रिलेटेड कोई भी पेटेंट है तो उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना कहे तब तक। सेक्शन नंबर 36 सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 महीने में ऐसी जो पेटेंट है जो सिक्योरिटी डायरेक्शन में उसको रिव्यू करती है। सेक्शन नंबर 37 कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी सिक्योरिटी डायरेक्शन जिस पेटेंट पे एप्लीकेबल है वो पेटेंट को ग्रांट करने से मना नहीं कर सकते कंट्रोलर, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 38 एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर 48 मंथ का रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का टाइम ओवर हो चुका है फिर भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी डायरेक्शन के अंदर है, तो सिक्योरिटी डायरेक्शन से जब भी बाहर आए यानी सिक्योरिटी डायरेक्शन जब भी उस पे ओवर हो जाए तब वहां से लेके 6 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 18 फाइल करके रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट देनी है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 38 में। सेक्शन नंबर 39 फॉरेन फाइलिंग, अब यहाँ पर 2 कंडीशन समझिएगा, अगर पहले इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की तो 6 वीक के बाद आप फॉरेन फाइलिंग कर सकते हैं, 6 वीक्स 6 हफ्ते के बाद। और अगर इंडिया में पहले पेटेंट फाइल नहीं करनी है तो फिर फॉर्म नंबर 25 फाइल करके 21 दिन तक वेट कीजिए, कंट्रोलर आपको रिप्लाई करेंगे कि आप बाहर फाइल कर सकते हैं कि नहीं, फिर जाके करिए। तो ये दोनों फॉरेन फाइलिंग जो है ना वो सेक्शन नंबर 39 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 40 अगर सेक्शन नंबर 35 की यानी डिफेंस की और सेक्शन नंबर 39 फॉरेन फाइलिंग की बात नहीं मानी तो पेटेंट एप्लीकेशन है तो वो अबेंडन्ड हो जाएगी, और अगर पेटेंट ग्रांट हो चुकी है तो फिर वो रिवोक हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 के बारे में, जहां पर फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर है, यानी कंट्रोलर अगर बोले ना कि एक बार कि ये सिक्योरिटी डायरेक्शन के अंदर है तो मानना ही पड़ेगा, फिर उसको अपोज या अपील नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी।
सेक्शन नंबर 42, अगर कंट्रोलर चाहे तो उनके पास पावर है कि वो सिक्योरिटी डायरेक्शन में रही हुई एप्लीकेशन को भी एग्जामिनेशन करवा दे। सेक्शन नंबर 43, यहां पर बात हो रही है ग्रांट ऑफ पेटेंट की, जब पेटेंट ग्रांट होती है उसके बारे में। सेक्शन नंबर 44, फॉर्म नंबर 10, यहां पर बात हो रही है अगर कोई पर्सन जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की पेटेंट की, जब ग्रांट हो रही है उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उनका सब्स्टिट्यूशन देने के लिए फॉर्म नंबर 10 फाइल करके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 की, डेट ऑफ पेटेंट। जब पेटेंट पहले दिन फाइल होती है ना, वही होती है डेट ऑफ पेटेंट ऑफ दैट पेटेंट। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 46 की, मल्टीपल इन्वेंशंस आर नॉट ऑब्जेक्शनेबल नाउ ऑनवर्ड। 47, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं जहां पर पेटेंट एप्लीकेशन को या पेटेंट ग्रांट होने के बाद उस पेटेंट को गवर्नमेंट यूज कर सकती है, मेडिकल इमरजेंसी में भी यूज कर सकती है, दवाखानों में यानी हॉस्पिटल्स में भी दे सकती है, और वहां पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलेगी उस पेटेंटी को। ये लिखा है 47 में। 48, यहां पर बात हो रही है राइट्स ऑफ द पेटेंटी। पेटेंटी क्या कर सकता है? तीसरे पर्सन को मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग करने से रोक सकता है, ये राइट्स है पेटेंटी के पास। और 49, अगर कोई टेम्पररीली या एक्सीडेंटली जो फॉरेन वेसल है या लैंड व्हीकल है वो अगर आ जाता है, उसकी वर्किंग होती है और उस कंट्री से आता है जो कंट्री हमें ये बताती है कि एज पर सेक्शन 49 हम भी, आपकी अगर कोई वेसल आ जाती है हमारी कंट्री में तो वहां पर भी इंफ्रिंजमेंट नहीं गिनेंगे, यानी रेसिप्रोसिटी हो, तो उस केस में सेक्शन नंबर 49 में कोई अगर वेसल आ जाए टेम्पररीली या एक्सीडेंटली इंडिया में तो वहां पर कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा, भले ही वो आपका इन्वेंशन यूज करे। सेक्शन नंबर 50, यहां पर बात हो रही है को ओनर्स की, इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट से अगर एक से ज्यादा भी ओनर्स है तो पेटेंट के। सेक्शन नंबर 51, फॉर्म नंबर 11 फाइल करके पावर ऑफ कंट्रोलर है, अगर तीन कोई को ओनर है, दो मान रहे हैं एक नहीं मान रहे हैं, तो दो जो मान रहे हैं ना वो फॉर्म नंबर 11 फाइल करके कंट्रोलर को कहेंगे कि भाई तीसरे को समझा। ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 51 में। सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है? तो सेक्शन नंबर 52 में ऑब्टेनिंग के बारे में बात है। देखिए फॉर्म नंबर 12 दो जगह पर आया, एक तो 26 सेक्शन में, और 26 मल्टीप्लाई बाय 2 52 होता है ना, तो यहाँ पर भी फॉर्म नंबर 12 आ रहा है, मगर यहाँ पर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के बारे में बात हो रही है। सेक्शन नंबर 53, टर्म ऑफ द पेटेंट। जो पीसीटी एप्लीकेशन होती है ना वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से 12 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी होती है, और पीसीटी एप्लीकेशन की टर्म जो होती है ना वो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से होती है, ना कि जिस दिन पेटेंट इंडिया में फाइल हुई अगर आप इंडियन है तो। और साथ में फॉर्म नंबर 4 ये किसके लिए यूज होता है? रिन्यूअल फीस को एक्सटेंड करने के लिए। रिन्यूअल फीस के लिए 6 मंथ और उसको एक्सटेंड और 3 महीने के लिए कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। ये भी लिखा है सेक्शन नंबर 53 में। सेक्शन नंबर 54, पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट एक बार फाइल हो गई उसके बाद में लगा कि और ये जो इन्वेंशन है इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं तो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर दीजिए। पेटेंट ऑफ एडिशन का जो टर्म रहता है ना एज पर सेक्शन नंबर 55 वो मेन एप्लीकेशन के टर्म से ही रहता है, और उसकी वैलिडिटी भी मेन एप्लीकेशन की वैलिडिटी के साथ होती है। चलिए सेक्शन नंबर 56 पे आते हैं जहां पर हम बात करेंगे, सॉरी 54, 55, 56 हो गया। सेक्शन नंबर 57 पे आते हैं जहां पर हम अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर पेटेंट की एप्लीकेशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो फॉर्म नंबर 13 फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 58, ये 13 फाइल करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, और 58 में अगर अमेंडमेंट करना है इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट, उसके बारे में बात है। फिर आता है सेक्शन नंबर 59 कि जो अमेंडमेंट कर रहे हो ना उससे आप अमेंडमेंट करके यानी कोई चेंज इतना भी नहीं कर सकते हो कि एक पेटेंट दूसरी पेटेंट बन जाए, तो जो स्कोप है पेटेंट का उसको नैरो डाउन कर सकते हो, उसको ब्रॉड नहीं कर सकते हो। ये लिखा है सेक्शन नंबर 59 में प्रोविजंस। सेक्शन नंबर 60, रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन कब होता है? रिन्यूअल फीस पे ना की जाए अगर पेटेंट की तो उस दिन से लेके कितने महीने तक, 18 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 15 फाइल करके रिस्टोर की जा सकती है एप्लीकेशन को। सेक्शन नंबर 61, इसकी प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात हो रही है रिस्टोरेशन की। सेक्शन नंबर 62, जब तक ये रिस्टोर हो जाती है यानी लैप्स हो गई,
जब रिन्यूअल फी पे ना की हो तब से लेके जब ये रिस्टोर हो जाती है, तो उस पीरियड में पेटेंटी के पास कोई भी राइट्स नहीं है, क्योंकि पेटेंट इन फोर्स है ही नहीं। ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ताकि सभी लोग रिन्यूअल फी पे करें। सेक्शन नंबर 63, सरेंडर। कोई भी अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को सरेंडर कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 13। रिवोकेशन के केस में अगर ओपोजिशन करना है, सॉरी रिस्टोरेशन के केस में अगर ओपोजिशन करना है तो 2 महीने के अंदर अंदर वैसी नोटिफिकेशन से फॉर्म नंबर 14 फाइल करना है, और सरेंडर के केस में अगर ओपोजिशन करना है तो फॉर्म नंबर 14 फाइल करना है 3 महीने के अंदर अंदर। वैसे आप सोचिएगा, जहां पर भी 6 महीने का पीरियड है ना, वहां पर एक्सटेंशन 3 महीने का आ रहा है, और जहां पर भी 2 महीने का एक्सटेंशन है वहां पर एक्सटेंशन 1 महीने का आ रहा है। ये हाफ हो रहा है, एक्सटेंशन हमेशा हाफ हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी जगह पर। अगर कमेंट अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। सेक्शन नंबर 64, रिवोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रिवोकेशन के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, और कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पर्सन इंटरेस्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट 65 में अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पेटेंट है तो भी रिवोक करवा सकती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक अगर अप्रोच कर सकती है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो एप्लीकेशन, पब्लिक हेल्थ को प्रिजुडाइज करे, वैसी एप्लीकेशन है तो भी रिवोक करवा सकते हैं। इस पर सेक्शन 3B में इसको समझता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3B। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 67 में रजिस्टर ऑफ पेटेंट के बारे में बात की गई है, और रजिस्टर ऑफ पेटेंट में क्या करना होता है? फॉर्म नंबर 16 फाइल करके असाइनी या जो लाइसेंसी है उसको ऐड करना होता है, मगर वो उससे पहले ड्यूली एग्जीक्यूटेड टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने होते हैं। तो 69 में ड्यूली एग्जीक्यूटेड करना होता है एप्लीकेशन को, सॉरी 68 में। अब 69 में फॉर्म नंबर 16 फाइल करके उस असाइनी या लाइसेंसी का नाम ऐड किया जाएगा, या तो पेटेंटी के द्वारा या फिर असाइनर और लाइसेंसी खुद करवा सकते हैं। सेक्शन नंबर 70 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 70 बता रहा है कि ऐसे लोगों के पास पावर क्या है, जो लाइसेंसी बने, जो असाइनर बने, वैसा ही पावर है जैसा पावर पेटेंटी के पास है। सेक्शन नंबर 71, एपेलेट बोर्ड अब तो निकल चुका है, तो रेक्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट। अब से आपको याद रखना है कि जहां पर भी एपेलेट बोर्ड आए आपको उसको वर्ड को चेंज कर देना है हाई कोर्ट, और प्रिसाइजली अगर कहूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ही है, उसके बाद में बाकी जगह पर आ जाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन अगेंस्ट एपेलेट बोर्ड अभी याद रखना है हाई कोर्ट, क्योंकि एपेलेट बोर्ड निकल गया है। 72 क्या कह रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ पेटेंट है उसको ओपन कर दिया जाए अगर थोड़ी सी फर्स्ट शेड्यूल की पे, यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन की गई है फीस, उसको पे कर दे तो किसी पर्सन के लिए भी। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहां से वो पर्सन थप्पा लगाकर कंट्रोलर का एविडेंस दे सके, कोर्ट में पेश कर सके, इसी वजह से। सेक्शन नंबर 73, यहां पर बात हो रही है कंट्रोलर की। 74 में पेटेंट ऑफिस की। 75 में कोई भी पेटेंट ऑफिस का एम्प्लॉई है वो कोई भी पेटेंट पे राइट या इंटरेस्ट नहीं रख सकता है, यानी सिंपल वर्ड में वो पेटेंट फाइल नहीं कर सकता है। 76 में बात हो रही है कि थर्ड पर्सन को कोई भी पेटेंट ऑफिस का एम्प्लॉई मदद नहीं कर सकता है until and unless there is an order from the controller, either from controller or from the high court. सेक्शन नंबर 77, फॉर्म नंबर 24 आ रहा है यहाँ पर। सेक्शन नंबर 77 कहता है कि जो कंट्रोलर है ना उसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर है, और सिविल कोर्ट की तरह पावर होने की वजह से वो अपने ही लिए गए डिसीजन से साइड में बैठ के बात कर सकता है अगर फॉर्म नंबर 24 फाइल किया गया है। यहाँ पर दोनों में गाइडलाइंस क्या है? 1 महीने के अंदर अंदर अगर कंट्रोलर ने कोई भी डिसीजन दिया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी पर्सन, यानी लाइसेंसी हो या पेटेंटी हो, वो फाइल कर सकता है फॉर्म नंबर 24 और कह सकता है कि सर एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आप इसको एक अलग नजरिए से देखिए। वैसे ही एक्स पार्टे डिसीजन, एक्स पार्टे यानी कंट्रोलर ने कभी कभी एक पर्सन को ही सुन के कोई डिसीजन दे दिया है, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं है, तो उस केस में कहा जाएगा एक्स पार्टे डिसीजन। तो एक्स पार्टे डिसीजन में भी कंट्रोलर अपने डिसीजन से साइड में बैठ सकते हैं, मगर फॉर्म नंबर 24 फाइल करके 1 महीने के अंदर अंदर, और साथ में क्या बात है? साथ में बात है 1 महीने का और एक्सटेंशन मिल सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। सेक्शन नंबर 78, क्लरिकल एरर को भी करेक्ट कर सकते हैं कंट्रोलर। सेक्शन नंबर 79, यहाँ पर बात हो रही है एविडेंस के बारे में। एविडेंस कौन से? या तो एफिडेविट के द्वारा दिए जाते हैं कंट्रोलर के सामने, या फिर कंट्रोलर के सामने ओरली बोल दो, उसे भी एक एविडेंस गिना जाएगा, और कंट्रोलर चाहे तो उसको क्रॉस एग्जामिनिंग कर सकते हैं।
सेक्शन नंबर 80 बता रहा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो चीज है कि कभी भी हियरिंग की बात आ रही है ना, यहाँ पर कंट्रोलर हियरिंग के लिए बुलाते हैं, तो जो भी डेडलाइन है 1 महीने की हो या 3 महीने की हो, वहां पर 10 दिन से पहले एप्लीकेशन डाल देनी होती है। अगर 10 दिन से पहले नहीं डाली है तो वो गिनी ना भी जा सके। सेक्शन नंबर 81, यहाँ पर बात हो रही है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी अगर कोई भी डिसीजन को लेने के लिए अगर कंट्रोलर एक्सटेंशन ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं ना, तो उनको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो बढ़ा सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। सेक्शन नंबर 82, पेटेंटी एंड पेटेंटेड आर्टिकल क्या है? पेटेंटी है कि जिसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है, और पेटेंटेड आर्टिकल जो एक्ट या रूल्स के साथ बनाया गया है वो आर्टिकल, उसे पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाता है। 83, जनरल प्रिंसिपल, 82 के बाद 83 आता है ना, 83 में जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और ये है 84 जहां पर कंपलसरी लाइसेंस की बात की गई है। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि पेटेंट को इंडिया में वर्क करना चाहिए, पेटेंट को अफोर्डेबल प्राइस पे रखना चाहिए, ये सारी चीजें बात की गई है। और सेक्शन नंबर 84 यहाँ पर लिखा है, 83 कहीं बीच में गुम हो गया था, अब ये 84 आ गया है। 84 में लिखा है कंपलसरी लाइसेंस, जो फॉर्म नंबर 17 फाइल करके आता है, और 3 बरस जब पेटेंट ग्रांट हो चुकी है वहां से 3 बरस के बाद कंपलसरी लाइसेंस किसी को मिल सकता है। और साथ में एक कंडीशन है कि 6 महीने तक उस पर्सन ने लाइसेंस यानी पेटेंटी जो है उसके साथ बातचीत की हो लाइसेंस लेने के लिए, मगर पेटेंटी मना ही कर रहा हो उस लाइसेंस को देने के लिए, तो 6 मंथ ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 85, यहाँ पर रिवोकेशन की बात हो रही है। रिवोकेशन क्यों? क्योंकि नॉन वर्किंग है पेटेंट। नॉन वर्किंग कब? कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट होने के बाद भी 2 वर्ष तक पेटेंट ने वर्क ना किया हो, तो तब नॉन वर्किंग के केस में रिवोक की जा सकती है ऐसी पेटेंट को। फिर अगर पेटेंटी को अपनी चीज बचानी है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई कुछ गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे थे जिसकी वजह से ये पेटेंट वर्किंग नहीं है, थोड़ा सा मुझे 12 महीने का एडजॉन टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको ये वर्किंग है। तो ये एडजॉनमेंट कहाँ पर लिखा है? सेक्शन नंबर 86। सेक्शन नंबर 87 क्या बताता है कि 84 एंड 85 में कैसे डील करना चाहिए पेटेंटी को। पेटेंटी के बारे में बात है क्योंकि कंपलसरी लाइसेंस 84 एंड 85 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 89 के बारे में। सेक्शन नंबर 89 में पावर ऑफ कंट्रोलर के बारे में बात की गई है रिगार्डिंग कंपलसरी लाइसेंस। सेक्शन नंबर 90 के बारे में बात करते हैं, वहां पर पर्पस बताए गए हैं कि क्यों कंपलसरी लाइसेंस किसको दिया जाए, जो एक तो अनफेयर मींस ना करे और पब्लिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करे रीजनेबली, तब जाके जनरल पर्पस बनते हैं दो, वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन नंबर 90 में। सेक्शन नंबर 91 बहुत बेहतरीन सेक्शन है। फॉर्म नंबर 17 सेक्शन नंबर 91 टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात की गई है रिलेटेड टू दी कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बात की गई। सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 91 में बात हो रही है फॉर्म नंबर 17 सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी लाइसेंस के लिए नहीं होता है। अगर पेटेंटी चाहे ना तो अगर दूसरी पेटेंट का लाइसेंस लेना है उनको, तब जाके उसका इन्वेंशन वर्क करेगा, तो उस केस में भी फॉर्म नंबर 17 फाइल करके आफ्टर द ग्रांट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेटेंट वो कंट्रोलर को कह सकता है कि मुझे इसका लाइसेंस दिलवाने में मदद कीजिए ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो वर्क कर पाए। वो उसकी लाइसेंस के बिना वर्क नहीं कर पाएगा। सेक्शन नंबर 92 इमरजेंसी एक्स्ट्रीम इमरजेंसी आ जाए तो डायरेक्टली कंपलसरी लाइसेंस दे दिया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथोराइज किए गए पर्सन है उनको, और नोटिस भेज दी जाएगी पेटेंटी को कि आपका जो पेटेंट है वो कंपलसरी लाइसेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 92A यहाँ पर ऐसी कंट्रीज के बारे में बात की गई है जहां पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना वो बनाने की कैपेसिटी नहीं है उनके पास डिजीज के सामने, तो उस केस में भी कंपलसरी लाइसेंस देके एक्सपोर्ट की जा सकती है ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। सेक्शन नंबर 93 यहाँ पर बात हो रही है डीड, यानी कंट्रोलर कभी भी कंपलसरी लाइसेंस दे रहा है तो अपने आप को पेटेंटी की तरह ही समझता है और बाद में कंपलसरी लाइसेंस दे रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन उसी के हिसाब से होगी। सेक्शन नंबर 94 टर्मिनेशन कर सकते हैं पेटेंटी, अगर पेटेंटी को ऐसा लगे कि कंपलसरी लाइसेंस का जो भी माहौल था अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी कोई इतनी टेंशन नहीं है, तो फॉर्म नंबर 21 फाइल करके कंट्रोलर को पेटेंटी कहेगा कि सर अब तो कंपलसरी लाइसेंस हटा दो, टर्मिनेट कर दो इसको, और 1 बरस के अंदर अंदर डिसीजन भी देना है कंट्रोलर को इस केस में।
फिर बात आती है सेक्शन नंबर 95, 96, 97, 98 जो ओमिटेड है। 99 में गवर्नमेंट कोई भी इन्वेंशन को यूज कर सकती है, गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से ऑथराइज कोई भी पर्सन। सेक्शन नंबर 100 यहां पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऑथराइज भी कर सकती है और वो ऑथराइजेशन के बाद नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इन्वेंशन को। सेक्शन नंबर 101 इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन यानी कि पेटेंट के साथ सिर्फ पेटेंट ही नहीं है, उसके साथ में भी असाइनर है, लाइसेंसी है, तो वो भी उस पर्सन को भी कंपलसरी लाइसेंस जिसको मिल रहा है ना उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा रॉयल्टी इनको भी मिलता रहे अगर जब भी वो पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज करे तब। नेक्स्ट होता है सेक्शन नंबर 102। 102 को मैं डायरेक्टली 47 के साथ कंपेयर करता हूं क्योंकि वहां पर दोनों जगह पर गवर्नमेंट यूज करती है। 47 में गवर्नमेंट यूज करती है अपने लिए या फिर कोई हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी आ गई तो, और वहां पर कोई रॉयल्टी नहीं दी जाती है पेटेंटी को। अब वही केस में अगर 102 अप्लाई करें जनरल पर्पस के लिए, पब्लिक यूज के लिए, तो वहां पर रॉयल्टी भी मिलेगी और गवर्नमेंट यूज कर सकती है वैसे इन्वेंशन को। वो लिखा हुआ है 102 में। डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए सेक्शन नंबर 103 की बात करते हैं। तो 103 में डिस्प्यूट्स के बारे में बात हो गई कि अगर ऐसा कोई कंपलसरी लाइसेंस गवर्नमेंट दे रहा है या ले रहा है तो उस केस में क्या होगा कि डिस्प्यूट होगा। गवर्नमेंट कभी पेटेंटी से संतुष्ट नहीं होगी या पेटेंटी गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है तो कहां पर जाएंगे, वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये डिस्प्यूट हाई कोर्ट में सोल्व होगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 103 में। 104 में क्या लिखा हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। इन्फ्रिंजमेंट सूट कहां पर फाइल हो सकता है, या तो प्लेंटिफ की जगह पर या उसके वर्किंग प्लेस पर, या जहां पर भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उस प्लेस पे फाइल हो सकता है इन्फ्रिंजमेंट सूट। सेक्शन नंबर 105 पहले से ही कोई पर्सन बता दे कि भाई मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, डिक्लेरेशन, तो पहले ही उसको पेटेंटी के पास चले जाना है कि भैया मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम बीच में मत आना, आप देख लो मेरा काम, मगर आपको इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, आपकी पेटेंट को इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। अगर पेटेंटी मना कर दे तब जाके वो पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट में ये चीज बोल सकता है। सेक्शन नंबर 105 में ये लिखा हुआ है। 106 के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसे पेटेंटी थ्रेट दे रहा है कि तुम मेरा पेटेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, देख लूंगा तुझे, तो ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं ना, थ्रेट्स तो यानी बार बार सर्कुलर भेजना, बार बार उसको थ्रेट देना, तो जो धमकियां दे रहा है, तो अगर ग्राउंडलेस धमकियां है तो वहां पर जो सामने वाले पर्सन है जो उसको रजिस्टर कर रहे हैं वो जा सकते हैं कोर्ट में कि ऐसे थ्रेट्स के बारे में भैया हमें बचा लो, ऐसे थ्रेट्स देना बंद करवा दो इस पेटेंटी भाई साहब से। सेक्शन नंबर 107 यहां पर सारे 64 के ग्राउंड जो रिवोकेशन के ग्राउंड है ना वो यूज हो सकते हैं फॉर द डिफेंस पर्पस। सेक्शन नंबर 107A एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि भारत जिसने पेटेंट फाइल की है इंडिया और अमेरिका में, और अमेरिका से एक कोई एबेंडो नाम ले लो, तो उस पर्सन को लाइसेंस भी दिया है भारत ने एबेंडो को, और एबेंडो से जूलिया बाय करती है अमेरिका से पेटेंट, और उसी पेटेंटेड प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करती है इंडिया में। तो क्या जूलिया ने इन्फ्रिंज किया? इन्फ्रिंज नहीं किया। ये चीज लिखी हुई है 107A में, बोला प्रोविजन। 108 के बारे में बात करते हैं। 108 में क्या लिखा हुआ है, अगर प्लेंटिफ वॉन यानी प्लेंटिफ जीत गया ये केस को, तो प्लेंटिफ सारे चार्जेस डाल देगा उस सामने वाले पर्सन पे, और साथ साथ में इंजेक्शन भी ले लेगा, साथ साथ में जो भी उसके पास मटेरियल है उसको सीज भी करवा देगा, या फिर उस डिफेंडेंट को वो चीज को जलाना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 कौन सा था 10 थ्रेड्स 106 107 107 है 108 109। 109 में बात हो रही है कि लाइसेंसी भी इंफ्रिंजमेंट कर सकते हैं, और 110 में बात हो रही है कि कंपलसरी लाइसेंस पर्सन भी इंफ्रिंजमेंट कर सकते हैं। 111 डैमेजेस कहां पर नहीं दिए जाएंगे, अगर एप्लीकेशन अमेंडेड हो चुकी है तो उस केस में डैमेजेस नहीं होंगे। अगर एप्लीकेशन जब सीज हुई है वहां से रिस्टोर हुई है तो उस ड्यूरेशन में भी कोई डैमेजेस नहीं होंगे, या फिर प्रोडक्ट पे या सर्कुलर पे पेटेंट का नंबर डालना भूल गए हैं पेटेंटी, तो उस केस में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है डैमेजेस में। किसको? डिफेंडेंट को, अगर उस पे साबित हो जाए तो भी। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 112 के बारे में, जहां पर ओमिटेड है। 113 में बात करते हैं तो वहां पर क्या है
कि रिवोकेशन के जो चार्ज है ना, रिवोकेशन के चार्जेस वो लगाए जाएंगे। यानी कि अगर पेटेंटी ने इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल कर दिया कोर्ट में और वो जीत गया तो रिवोकेशन के चार्जेस भी वो लेगा सामने वाले पर्सन से। सेक्शन नंबर 114 में क्या बात है कि अगर देखिए आपकी पेटेंट में 4 टोटल क्लेम्स थे, 4 में से 3 इनवैलिड हो चुके हैं और अभी भी एक क्लेम है जो वैलिड है, मगर वो क्लेम मुझे इन्फ्रिंज कर रहा है, यानी वो क्लेम इन्फ्रिंजमेंट सूट में है, तो उस केस में कंट्रोलर ऐसा समझेगा कि 3 इनवैलिड हो चुके हैं तो फोर्थ भी इनवैलिड हो सकता है, तो सामने वाले को वो कहेगा कि डिफेंडेंट भाई आप अभी अपना काम रोक दो, ये फोर्थ वाला इनवैलिड हो जाए तो फिर काम चालू रखो वरना फिर बंद कर दो। मगर वहां पर कोई डैमेजेस या चार्जेस की बात नहीं करेंगे, जो लॉजिकल है, क्योंकि 3 क्लेम क्यों निकल गए, क्योंकि पेटेंट ने ख्याल नहीं रखा इसीलिए। और पेटेंट ये जस्टिफाई कर देना कि भाई बरोबर है, मेरा जो फोर्थ क्लेम है वो नहीं निकलेगा, तो सारे क्लेम्स कर सकते हैं वो, सारे चार्जेस ले सकते हैं वो। सेक्शन नंबर 115 फाइनल यहाँ पर इस वीडियो का, उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट साइंटिफिक एडवाइजर को हायर कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगे कि ये जो पैटर्न की चीजें हैं वो मेरे समझ से बाहर हैं, तो साइंटिफिक एडवाइजर को बुलाइए और फिर वहां से डिसीजन पाइए। तो ये है क्विक रिवीजन फ्रॉम 1 to 115। आई होप यू एंजॉयड इट। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीनों प्लेलिस्ट आपके सामने एमसीक्यू की पेपर 1 के लिए पूरी ये सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट एंड साथ में पेपर 2 की प्लेलिस्ट देखिएगा जरूर, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।